है ना। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है और सर आज पेंडिंग काम छोड़ के मेरे सर पे चले गए, इस वजह से मैं लेट हो गई, है ना, कोई बात नहीं। चलिए सेकंड, मैम कल क्लास कितने बजे होगी? बेटा कल क्लास अभी हम डाल देंगे, एक्चुअली कल शादी है, कल भी हमें शादी में जाना है शाम के टाइम, तो शेड्यूल डाल दिया जाएगा। हो सकता है कि क्लास कल हो सकता है कि ना भी हो। कल 8 शादियां अटेंड करनी है हमें, है ना। 8 में से 2-3 भी कर लें तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रश है कल, थोड़ा सा बिजी हैं हम, घर की ही शादी है तो बंक भी नहीं मार सकते। तो इन्फॉर्म कर देंगे आप लोगों ने, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, जितने भी बच्चे हमारे लाइव जुड़ते हैं हमसे, तो आप लोगों को वहीं पे सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी बच्चे टेलीग्राम, जो हमारा ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल एक बना, अगर नहीं जुड़े हो तो नंबर तुम्हारे पास है, सर को मैसेज करो, उसमें 7024066480, ये जो सामने नंबर आ रहा है इस पर मैसेज कर दो कि सर ये नंबर मेरा है और मैं टेलीग्राम पे ऐड नहीं हूँ, आप सेंड कर दीजिए लिंक, हम ऐड हो जाएंगे या सर आपको ऐड कर देंगे, जैसा भी हो, ठीक है। तो कल का थोड़ा सा बता देंगे सर, हो सकता है, हो भी सकता है कि क्लास हो सकता है आफ्टरनून में ले ले, लेकिन आफ्टरनून में थोड़ा सा क्या है, लाइट का रश चलता है, लाइट की थोड़ी सी दिक्कत चलती है, तो फिर नेट का इशू हो जाता है बेटा, दैट्स वाई थोड़ा सा प्लान में चेंज रहेगा। चलो चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव जनन। मानव जनन को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से आप जानते हो, और आज मुझे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है आपको। इंट्रोडक्शन मतलब कि मुझे ये बताना है कि भैया इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ हमें पढ़ना है, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, है ना, कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देखिए इस प्रकृति में जो जीव है ना, जीव जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। हमारी प्रकृति में जीव जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल, है ना। पहले जो होते हैं जीव, वे होते हैं अंडप्रजक। अंडप्रजक का मतलब ये वे जीव हैं जो अंडों को जन्म देते, अंडों को जन्म देने वाले। सांप है, छिपकली है, और क्या बोलते से हमारे इधर जो होते क्या, मुर्गी है, ये सब जो अंडों को जन्म देने वाले हैं, जो सीधे डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देते, उन्हें हम अंड प्रजक बोलते हैं बेटा, और अंड प्रजक को कहा जाता है, ठीक है, ओविपोरस। दूसरे नंबर पे आते हैं ये जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं, सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं, हम इन्हें कहते हैं सजीव प्रजक, और सजीव प्रजक को कहा जाता है विविपेरस। सजीव प्रजक को जरायुज भी कहते हैं, सजीव प्रजक को जरायुज भी कहते हैं। ये वे होते हैं जो सीधे शिशुओं को यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, जितने भी हैं, हम भी इसी में शामिल हैं। शिशुओं को जन्म देने वाले जो हैं वो होते हैं बेटा सजीव प्रजक यानी कि जरायुज। हमारी प्रकृति में, इस पूरी पृथ्वी में 2 टाइप के जीव हैं। एक वो जो सीधे अंडे को जन्म देंगे, केचू, छिपकली है, सांप है, अजगर है या मुर्गी है, जितने भी जीव इस प्रकृति में उपस्थित हैं और जो सीधे अंडों को जन्म देते हैं, अंडों को मतलब अंडा देगा ना मुर्गी का, बस वैसे ही अंडों को जन्म देते हैं, ये सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते, इन्हें कहा जाता है अंड प्रजक प्राणी। अंड प्रजक को इंग्लिश ओविपेरस कहते हैं, और ये अंडों को जन्म देते हैं। दूसरे वे प्राणी होते हैं बेटा जो सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि हम शिशुओं को देते, कंगारू शिशु को देता, बकरी शिशु को जन्म देती है। तो वे सारे जीव जो सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं, सीधे अपने बच्चे को जन्म देते हैं शिशु के रूप में, कंप्लीट अपने ही जैसे प्राणी को जन्म देते हैं, हम उन्हें कहते हैं बच्चा सजीव प्रजक जरायुज। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैडम मानव जनन में ये सब क्यों बता रही है हमें, तो एक बात नोट कर लीजिए, आप लोगों को एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ना है, और एनसीईआरटी की जो फर्स्ट, एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उस
फर्स्ट पैरा में बेटा यही सब लिखा है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में परेशान करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम एक भी नंबर गवाए बिना 100 में से 100 नंबर लेके आए, जो कि पॉसिबल है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रयास, है ना, थोड़ा सा प्रयास। क्या कि आपको फुल एफर्ट डालने हैं और मैडम जितना बोलेंगी उतना पूरा पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, काय के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। काय के लिए बेटा? ऑब्जेक्टिव के लिए। अब बात आती है हमारी यानी कि मानव की। तो मानव भी इसी का हिस्सा है। मानव भी सजीव प्रजक यानी कि जरायुज है जो शिशु को जन्म देगा और इसे कहा जाता है बेटा लैंगिक उत्पत्ति करने वाला प्राणी। लैंगिक उत्पत्ति का मतलब जिसमें दो अलग अलग लिंग होंगे, नर यानी कि मेल अलग होंगे, मादा यानी कि फीमेल अलग होगी और नर और मादा में अपने अपने युग्मकों का निर्माण होगा जिनके मिलन से बाद में फिर इनके बच्चों का जन्म होगा। तो ये कैसा प्राणी है? लैंगिक, मतलब दो अलग अलग लिंग, अलग अलग प्रकार के युग्मक बने, उन युग्मकों के बीच में फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, तब जाके एक नई पीढ़ी, नई संतति का जन्म हुआ। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। तो मानव जो है वो लैंगिक उत्पत्ति करने वाला प्राणी है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला प्राणी है। अब क्या है? अब आपको समझना है कि कैसे मानव हम अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है बच्चा वो है मानव जनन, है ना। कितने बच्चे लाइव हैं जो अभी देख रहे हैं? कमेंट करना फटाफट से, और आपको अटेंडेंस लगानी है रोज, है ना। जितने भी बच्चे, देखो अब ये लिंक केवल और केवल आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे डलेगी, जो हमने आप लोगों का ग्रुप बनाया है उस पे डलेगी, और उस पे केवल वही बच्चे ज्वाइन होंगे जिन लोगों ने पेड बैच लिया है ना। तो कुछ तो आप लोगों का प्रॉफिट हो। जिन बच्चों ने पेड बेच लिया है उनको ही सिर्फ हम पढ़ाएंगे, फ्री ये यूट्यूब पे नहीं डलेगा, है ना। ये बहुत दिन बाद, 1 महीने बाद जब इसका टाइमलाइन वो होते जाती तब कुछ लेक्चर्स अपलोड होंगे, लेकिन डे बाय डे जो तैयारी हमें करनी है, डाउट सेशन जो रखना है, तुम लोगों को जैसा हमने प्रॉमिस किया है वैसे जो पढ़ाई हम करने वाले हैं वो सिर्फ आप लोग के साथ। तो बढ़िया से कमेंट करके बता दिया करो, यस मैम मैं हूँ क्लास में, या फिर मैं अभी लेक्चर देख रही हूँ या देख रहा हूँ, वट एवर इट इज। चलो, मानव लैंगिक उत्पत्ति करने वाला प्राणी है। अब लैंगिक उत्पत्ति में भी जो मानव है ना, उनमें ह्यूमंस में नर अलग हैं बेटा, मादा अलग है। जो नर हैं उन्हें हम मेल कहते हैं, मेल ईगो। जो मादा है उन्हें मेल कहते हैं। नर में बेटा लैंगिक उत्पत्ति यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने के लिए नर में जो है वो नर जननांग पाए जाते हैं। नर के जननांग, मेल गोनेट्स, गोनेट्स का मतलब होता है जननांग, ठीक। नर जननांग। जो मादा है उनमें मादा जननांग, फीमेल गोनेट्स, मादा जननांग उपस्थित होंगे। अब प्रमुख जो नर जनन अंग है, जो प्राइमरी है, उसका नाम है वृषण है, और वृषण जिसे हम कहते हैं टेस्टिकल्स, ये मेल्स का, लड़कों का, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। और एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से कैसे पूछेगा आपको नहीं पता। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की बायोलॉजी में 100 में से 99, 100 में से 100 नंबर आए, तो एक एक लाइन पे फोकस करना और सारे नोट्स बनाते चलना। जो वृषण यानी कि टेस्टिकल, वो नर का कौन सा अंग है बेटा? प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब क्या होगा? अब आगे देखो, वृषण में होती है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद बनता है शुक्राणु। शुक्राणु ही वो बला है, वो युग्मक है जो आगे जाकर अगली पीढ़ी को जन्म देगा, और ये अगुणित है। ये कैसा है बेटा? अगुणित है।
ठीक ऐसे ही जो मादा है, मादा जननांग, वो है बच्चा अंडाशय, प्राथमिक। देखो बहुत सारे अंग होंगे जो आपको मिलेंगे आगे, लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हो ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नर में वृषण, मादा में अंडाशय। चाहे नर हो चाहे मादा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में ही इनके जो जननांग होते हैं वो जननांग श्रोणि क्षेत्र, कमर का निचला हिस्सा, जिसे हम कहते हैं पेल्विक रीजन, जिसे हम कहते हैं पेल्विक रीजन में उपस्थित होते हैं। नर और मादा दोनों ही जननांग, जो मानव है मतलब जो लैंगिक उत्पत्ति करने वाला प्राणी, नर और मादा दोनों में ही श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया बेटा? यहाँ तक दोनों में ही कहाँ उपस्थित होते हैं? श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन। कमर के निचले हिस्से को श्रोणि मेखला कहते हैं, और ये जो है हमारा कंधा, इसके ऊपरी हिस्से को अंश मेखला कहते हैं। ये है अंश मेखला, ये इसके निचले हिस्से को, ऊपरी हिस्से को अंश मेखला कहते हैं। कमर का निचला हिस्सा श्रोणि मेखला कहलाता है। तो ये जो है ये कहाँ है बेटा? ये है श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन में। कौन? नर और मादा जननांग, जिनका नाम है वृषण, अंडाशय और बाकी के जो द्वितीयक लैंगिक अंग होंगे वो सारे। अब अंडाशय जो है बच्चा, अंडाशय में होती है अंडाणु जनन की प्रक्रिया, oogenesis, ठीक है। और आफ्टर अंडाणु जनन जो मादा युग्मक बनता है उसका नाम है अंडाणु, जिसे हम ओवा कहते हैं, और ये भी अगुणित होता है, ठीक है, जिसे हम ओवा कहते हैं, ये भी अगुणित होता है। जब नर में शुक्राणु बन गया और मादा में अंडाणु बन गया तो शुक्राणु से होता है अंडाणु का मिलन, जिसे हम कहेंगे निषेचन, जिसे हम कहेंगे निषेचन। शुक्राणु खुद दौड़ते हुए पहुंचता है अंडाणु के पास, दोनों का मिलन होगा जिसे हम निषेचन कहेंगे। और आफ्टर निषेचन बेटा एक नई रचना बनती है जिसका नाम है युग्मनज यानी कि जाइगोट। युग्मनज से बनता है भ्रूण, भ्रूण से बनता है शिशु, और शिशु के जन्म की प्रक्रिया होती है प्रसव। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि मैडम पहले ही दिन में ये सब हमें क्यों बता रही है, तो आपको इस पूरे चैप्टर में नर में उपस्थित वे सारे जननांग जिनके कारण उनमें शुक्राणु का निर्माण होता है, फिर ये शुक्राणु इनसे होकर मादा के स्त्री जनन तंत्र में यानी कि स्त्री जनन पथ में पहुंचते हैं। मादा में भी वे सारे जननांग जिसके कारण अंडाणु जनन की प्रक्रिया हो रही है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं। फिर जब बच्चे का निर्माण हो जाएगा, निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, भ्रूण बन गया, बच्चे ने 9 महीने 9.5 महीने की गर्भावधि कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसका जन्म होगा जिसे आप प्रसव या पार्चुरेशन कहेंगे। दिस ऑल टाइप ऑफ डिटेल ये पूरा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। शुरू से लेके आखिरी तक मैंने जो भी कहानी गढ़ी, दिखने में ये बड़ी आसान लग रही होगी, बहुत ही नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग के स्क्रू हो जाएंगे ढीले ना, वैसे वैसे आप लोग के दिमाग के स्क्रू हो जाएंगे ढीले। तो बताएं क्या कर सकते हैं? पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। वी हैव नो ऑप्शन। तो शुरू करते हैं। मानव में जो नर है, नर में जो नर जननांग है वहां से शुरू होगी, जिसका नाम है बच्चा नर जनन तंत्र। हम इसे कहते मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। शुरुआत नर से ही, चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होगी? नर से खत्म होगी मादा में, क्योंकि फिर आपको बच्चे का जन्म करवाना है, बढ़िया हम पार्टी वार्टी करेंगे। ये सब तब पॉसिबल है जब शुरू से शुरू करें। चलो, जो नर है बेटा, नर में जो नर जननांग है वे 2 प्रकार के होते हैं। जो नर है उनमें जो नर जननांग है ये 2 प्रकार के हैं,
दो प्रकार हैं। साथ ही जो नर जननांग है, ये जो प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसका नाम है वृषण। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से भैया? तो दो प्रकार है। पहला है बच्चा वृषण, वृषण को हम टेस्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये नर का कौन सा अंग है? नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है। दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग है, द्वितीयक लैंगिक अंग। देखो, जो जननांग हैं, जननांग यानी कि लैंगिक अंग जिन्हें हम कहते हैं गोनेट्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा प्राथमिक लैंगिक अंग, पहला है बच्चा प्राथमिक लैंगिक अंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपके इसमें दिया हुआ है वो है वृषण, टेस्टिकल। चलो कोई नहीं, ऐसे नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसका जो नाम है नर में वो है बच्चा वृषण। हम इसे टेस्टिकल। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक अंग। अब बात आती है लैंगिक अंग की। द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे पहला नाम जो आप पढ़ोगे वृषण कोश। वृषण कोश, स्क्रोटम, वृषण कोश को स्क्रोटम, ये सब समझेंगे हम डायग्राम में, है ना, ये आपको भी नोट डाउन करना है। दूसरा जो है बेटा वो है वृषण पालिका, वृषण पालिका, और इसे कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगले नंबर पे बारी है, तीसरे नंबर पे बारी है शुक्र वाहिका। अगला है वृषण जालक, टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस बोलते। फिफ्थ नंबर पे है अधिवृषण, शुक्राणु का दूसरा घर है अधि, से डिडाइमस भी याद रखोगे आप। अगले नंबर पे है शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। चलिए कहाँ तक आए थे बेटा हम? एक मिनट, है ना, मेरे को दिख जाने दो, थोड़ा सा इशू आ गया था, चार्ज जो लैपटॉप है वो डिस्चार्ज हो गया और मैडम का ध्यान नहीं रहा कि उसे कनेक्ट कर दे। एक्चुअली ऐसे ही में ही एक चार्जर जो है वो चला गया, है ना, शहीद हो गया। तो हम आजकल थोड़ा दूसरा तरीका अपना रहे हैं कि बीच बीच में जब डिस्चार्ज होता है तो कनेक्ट कर देते हैं, नहीं तो वो हीट अप हो जाता है वाइल अगर हम लाइव के दौरान उसे ऑल टाइम चार्ज में फंसा के रखते हैं तो। चलो यहाँ तक शुक्रवाहिनी तक हो गया था, मैडम तो इसके आगे भी बढ़ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ। शुक्रवाहिनी के बाद जो अगला अंग है ना बच्चा, अगला जो द्वितीयक लैंगिक अंग है 7वें नंबर पे, वो है शुक्रवाहक। शुक्रवाहक, शुक्रवाहक को वाज डिफरेंस कहते हैं, वाहक को वाज डिफरेंस कहते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर 8वें नंबर पे एक और जो आप अंग पढ़ेंगे वो है शुक्राशय। शुक्राशय के बाद एक और ऑर्गन जो आपको पढ़ना है, शुक्राशय हो गया, शुक्राशय बाद जो है बेटा वो है स्खलन वाहिनी। शुक्राशय के बाद जो है वो स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी के बाद अगले नंबर पे एक और अंग है जो कि है प्रोस्टेट ग्रंथि, और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद है बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि। भी बच्चे मेरे लाइव देख रहे हैं, अगर वीडियो अटक जाए तो थोड़ा मैडम को रिमाइंड कर दिया करो कि आप अटक रहे हो, क्योंकि मेरा ध्यान इधर होता है और इधर होता है तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक दिखता है और उसके बाद मैडम अटक जाती हैं। मैं इसके आगे भी बहुत कुछ पढ़ा चुकी थी भाई, मुझे पता ही नहीं कि मेरी लाइव क्लास कब रुक गई। बहुत गंदे बच्चे हैं रे, एक भी कमेंट करके नहीं बोलते हैं कि मैडम आप अटक गए। बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि हो गया,
और इसके बाद लास्ट ऑर्गन मैंने आपको बताया था सिस्न, या जिसे हम कहते हैं पेनिस। ठीक है, सिस्न को पेनिस भी कहा जाता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शुक्राणु को अंडाणु तक भेजने में। सिस्न को पेनिस भी कहते हैं। तो इस प्रकार इतने जो अंग आपने लिखे ये सारे हैं बेटा द्वितीयक लैंगिक अंग। वृषण जिसकी संख्या 1 जोड़ी है पुरुषों में, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है क्योंकि स्पर्म से यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये जो होते हैं यही होते हैं नर युग्मक, जो कि मादा युग्मक अंडाणु से मिलकर एक नई पीढ़ी, एक नई संतति को जन्म देंगे। ठीक है, एक नई पीढ़ी, एक नई संतति को जन्म देंगे। फिर मैंने बताया द्वितीयक लैंगिक अंगों में इतने सारे अंग हैं, देख के घबराना नहीं, अभी सिर्फ नोट डाउन करना है कि भैया ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये द्वितीयक लैंगिक अंग है, और अब हम इसे खोल के समझेंगे, अब हम इसे डिटेल में खोल के समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा वृषण से। किससे? वृषण से। वृषण यानी कि टेस्टिकल, जो कि नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये पाया जाता है शरीर के थोड़ा सा बाहर, उदर गुहा के बाहर। कहाँ? तो श्रोणी क्षेत्र में, उदर गुहा के बाहर, लेकिन कहाँ? श्रोणी क्षेत्र जिसमें पेल्विक रीजन में, और वहां उपस्थित हो। क्या करेगा? तो शरीर के बाहर होने का रीजन कि इसका जो तापमान है वो शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम ये रखे। किसका बच्चा? वृषण का। वृषण का तापमान हमारे शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम हो, इसके लिए जरूरी है कि वृषण यानी कि टेस्टिकल शरीर के बाहर उपस्थित हो, शरीर के बाहर उपस्थित हो। रीजन, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वृषण का तापमान ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करके रखेगा, ताकि ये शरीर के बाहर रहने का रीजन वृषण के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करके रखना, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, के लिए शरीर का तापमान जो है उस तापमान से वृषण का तापमान लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए, तभी जाके शुक्राणु जनन होगा, तभी जाके शुक्राणु का निर्माण होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा जन्मा है जिसमें वृषण उदर गुहा यानी कि शरीर के बाहर नहीं है, शरीर के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, और ऑपरेट करके यानी कि ऑपरेशन करके वृषण को शरीर के बाहर लाने का प्रयास करते हैं। नहीं तो अगर नहीं आया तो ये जो नर होंगे, ये जो मेल होंगे, ये नपुंसक होंगे, मतलब ये आगे इनफर्टाइल होंगे, अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे का जो है वो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि अभी अगर मैंने वृषण को खोला तो ये पूरा 1 घंटा खाएगा, और मैडम के पास आज इतनी एनर्जी है नहीं, और तुम लोग भी ओवर हो जाओगे, है ना? ओवर मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया बच्चा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हमने बढ़िया से पहले बाहर का समझा, फिर हमने समझा अंदर नर और मादा दोनों के बारे में, इनके जनन अंगों के बारे में, और कैसे ये नई संतति को जन्म देते हैं। फिर हमने नर जनन तंत्र के सारे ऑर्गन्स को डिस्कस किया है, और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जिसका नाम है वृषण, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकल। कल हम उसे खोलेंगे और उसके सारे अंगों को समझेंगे। आई होप सो बच्चा आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो। आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारे पेड बैच के हैं उन्हें मैं बता दूं कि अब ये क्लास यूट्यूब पे डायरेक्ट नहीं होती है, ये होती है अनलिस्टेड। ये सिर्फ आप ही लोगों को दिखाई देती है जिनको हम पर्सनली लिंक शेयर करते हैं, बाकी लोग इस क्लास को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को लेना हो सब्सक्रिप्शन, अगर किसी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पेड बैच को ज्वाइन कर लें, ताकि रेगुलर मोड पे वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, विथ नोट्स, विथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। साथ ही आपके डाउट्स क्लियरिंग सेशन रखे जाएंगे, और कंप्लीट कोर्स का ये पैकेज आपको दिया गया है। फिर एग्जाम टाइम पे हम और क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, बेहतरीन हम आपके लिए बैचेस लेके आएंगे। तो अभी तो हम कंप्लीट कोर्स का आपसे प्रॉमिस कर चुके हैं, तो कोर्स आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होगा बढ़िया से, और साथ में आपको कंटेंट का नोट्स भी दे दिया जाएगा। चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिएगा सरला
बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।